नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अपन ने पहले जो डिस्कस करा था, आज की जो अपनी नई यूनिट है दर्पण व लेंस। सबसे पहले बेसिक विज्ञान वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्या यदि आप लोगों को कोई ऐसे पूछे क्या कि इन दोनों चीज़ों में मेरे को डिफरेंस बताओ साइंस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग ऐसे फॉलो करना। देखो क्या बताओगे, ये जो दर्पण होता है, जानते हो सभी लोग आप क्या कि दर्पण में क्या बताना है आप लोगों को। ये दर्पण एक प्रकार का नॉन ट्रांसपेरेंट, कहने का मतलब अपारदर्शी माध्यम होता है, जबकि लेंस क्या होता है, एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार देखा जा सके ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ये ध्यान में रखना। ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण प्रकाश की परावर्तन नामक घटना पर आधारित होता है, जबकि जो लेंस होता है ये प्रकाश की अपवर्तन नामक घटना पर आधारित होता है। बहुत अच्छे से सारे के सारे डेटा को कैच करना है आप लोगों को, है ना, कैसे कैसे ध्यान में रखना है। देखो इस दर्पण की रिगार्डिंग आप लोगों को और क्या चीज ध्यान में रखनी है। देखो मैंने ऐसे कहा कि ये पारदर्शी है, लेंस पारदर्शी है, तो इसका मतलब इसके आर पार नहीं देख सकते अपन, और इसके आर पार देख सकते हैं, जबकि दर्पण के आर पार नहीं देख सकते अपन। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एक सतह ढकी हुई रहेगी, तो एक सतह पे अपने को पॉलिश करनी पड़ेगी। तो विज्ञान ऐसे कहती है कि वो पॉलिश है ना, वो आप या तो सिल्वर की करो या आप लोग एल्यूमिनियम की पॉलिश करो, तब आप लोगों को मैक्सिमम रिफ्लेक्शन मिल पाएगा, अधिकतम दूरी तक उसका परावर्तन आप लोगों को दिख पाएगा। ध्यान में रख लोगे ना। और भी मैक्सिमम दूरी तक परावर्तित देखने के लिए, अच्छी क्लियर इमेज देखने के लिए आप लोगों को उसके पीछे रेड कलर का पेंट करना पड़ेगा। विज्ञान के डेटा के अनुसार पीछे लाल रंग का पेंट कर दो, लाल पेंट कर दो, जिससे आपको क्या मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, अधिकतम दूरी तक परावर्तन दिख पाएगा। ऐसे ऐसे ध्यान में रख लोगे ना। अब देखो बेसिकली फाइनली अपन सबसे पहले दर्पण को शुरू करते हैं, उसके बाद में वन बाय वन लेंस को भी पढ़ेंगे। देखो दर्पण की कहानी क्या कहती है अपने को, मैं क्या कर देता हूँ, दर्पण का बेसिक क्लासिफिकेशन बता देता हूँ आप लोगों को। देखो कि कैसे कैसे अपन विभिन्न प्रकार के दर्पणों को बांटेंगे। तो विज्ञान के अनुसार ये जो दर्पण है ये बेसिकली दो भागों में बटे हुए रहते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर, जिसको बोला जाता है समतल दर्पण। कौन सा? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और दूसरा होता है स्फेरिकल जो मिरर होता है, उसको बोला जाता है गोलीय दर्पण। अब देखो समतल का मतलब क्या हो गया, ये सीधा साधा, इसकी जो शेप यदि मैं बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, क्या, जिसको अपन डेली लाइफ में काम में लेते हैं। ऐसा बना लोगे ना आप लोग। गोली की बात करें तो ये गोली जो होता है ये दो भागों में बटा हुआ रहता है। एक प्रकार का आपका जो होता है गोलीय में, वो होता है आप लोगों का क्या, अवतल दर्पण। कौन सा बताओगे आप लोग? अवतल। और दूसरे प्रकार का दर्पण कौन सा बताओगे? उत्तल दर्पण। अब देखिए इस अवतल दर्पण का एक और नाम होता है जिसको दूसरी भाषा में बोला जाता है, अवतल दर्पण को क्या बोलोगे आप लोग? अभिसारी दर्पण। क्या कहोगे इसको? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को क्या कहोगे आप लोग? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। ऐसा ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। ये पूछे जाते हैं इनके नामकरण कभी कभार, तो आप लोगों को विज्ञान के डेटा के अनुसार हर प्रकार की चीजों को ध्यान में रखना है। देखो यदि मैं इसकी शेप बनाना चाहूं तो ये इसकी जो शेप होगी वो इस प्रकार की होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो होगा ना, ये इसमें क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा कोई। और यदि मैं उत्तल दर्पण की शेप बनाना चाहूँ तो वो शेप इस प्रकार की होगी। कहने का मतलब इसमें क्या होगा, उभरा हुआ ये वाला होगा परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ होगा। तो ऐसे ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो ये इस अवतल को यदि अंग्रेजी माध्यम वाले भाई बहन है वो नहीं समझ पा रहे, इसको बोला जाता है कॉनकेव, है ना, नाम सुना हुआ होगा ना आप लोगों का। और इस उत्तल को बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलोगे? कन्वेक्स मिरर। ऐसे यदि आप लोगों को कोई ऐसे पूछ ले कि भैया अभिसारी का बताओ मुझे, अभिसारी और अपसारी, है ना, डाइवर्जेंट वगैरह, कन्वर्जेंट, है ना, ऐसे नाम सुने हैं ना आप लोगों ने। तो ऐसे ऐसे ध्यान में रखना। दर्पणों को बेसिकली दो भागों में अपन ने क्लासीफाई करा है। अब देखो इन दर्पणों को डिटेल पढ़ने से पहले आप लोगों के आगे तीन प्रकार के शब्द आएंगे बार बार, जिनको मैं अभी बता देता हूं। देखो किसी भी प्रकार के दर्पण के द्वारा तीन प्रकार की इमेजेस बन पाएगी। एक प्रकार की इमेजेस, एक प्रकार का जो प्रतिबिंब होगा उसको अपन नाम देंगे आभासी प्रतिबिंब। दूसरे प्रकार का जो प्रतिबिंब होगा उसको नाम देंगे अपन क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। और तीसरे प्रकार का जो प्रतिबिंब होगा उसको नाम देंगे अपन क्या, पार्श्व प्रतिबिंब या पार्श्व परिवर्तन भी कहा जाता है इसको।
तीन प्रकार की चीजें काम में ली जाती है। इस पासरों को समझने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको साइड कहा जाता है। ऐसा ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। अब देखो विज्ञान क्या कहती है अपने को, आभासी, इसका मतलब जिसको अपने को उसका आभास हो, जिस वाले प्रतिबिंब को अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और वास्तविकता को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ऐसे ऐसे ध्यान में रख लेना। और ये जो पासरों वाला होता है ना, पासरों का मतलब हुआ, देखो पासरों परिवर्तन किसका जवाब देना है। इसमें कभी भी देखो आप लोगों की जो साइड है ना वो ऊपर नीचे परिवर्तन नहीं होगा उसकी साइड में, इसमें क्या दाएं बाएं परिवर्तन हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण पूछा जाता है ना, जैसे सपोज करो आप किसी बिजी रास्ते पर चल रहे हो, किसी रोड पर चल रहे हो और आपके पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो आपने देखा होगा कई बार कि एम्बुलेंस के आगे जो अक्षर लिखे हुए रहते हैं वो कुछ इस शेप में होते हैं कि अपनी गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा हुआ है उस मिरर में अपने को वो सीधे दिखते हैं एकदम, है ना। ऐसा जो परिवर्तन हो पाता है उसको बोला जाता है क्या, पार्श्व परिवर्तन। ऐसी ऐसी चीजें काम में ली जाती है, आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अब देखो ऐसे ऐसे नाम आएंगे तब ध्यान रखना, मैंने केवल बहुत इसको समराइज कर दिया है, शॉर्ट में बता दिया आप लोगों को। ऐसे प्रतिबिंब जिनका अपने को आभास हो, कुछ दूरी पर दिखाई दे लेकिन वास्तविकता में वो वहां पर नहीं होते हैं, उन प्रतिबिंबों को आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। और वास्तविकता का मतलब जिसको अपन पर्दे पर भी उतार सकते हैं तथा वो वास्तविकता में जहां पर बन रहे हैं वहां पर अपने को दिखाई भी देते हैं, ऐसे प्रतिबिंबों का भी ध्यान में रखना है। सबसे पहला शुरू करते हैं अपन क्या, समतल दर्पण। देखो समतल दर्पण क्या कहता है अपने को, इससे रिलेटेड किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत इजी है, मेरे साथ साथ कवर करो। समतल दर्पण की कहानी देखो, समतल दर्पण देखो, समतल दर्पण के रिगार्डिंग आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है। इस समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना वो हमेशा सीधा बनेगा आप लोगों का। कैसा बनेगा ये मैं बता देता हूं। देखो जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, वो प्रतिबिंब आप लोगों का आभासी बनेगा और उसका जो उस प्रतिबिंब का जो आकार होगा ना वो आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। ऐसा ऐसा ध्यान में रख लेना आप लोग। आभासी बनेगा इसका मतलब क्या, इसको अपन पर्दे पर नहीं उतार सकते। फिर आप सोचोगे कि साहब मैं जो डेली लाइफ में जो आप समतल दर्पण काम में लेते हो ना, बंटन के आते हो, अपना चेहरा देखते हो, है ना, बार बार ऐसे, है ना, क्रीम पाउडर वगैरह लगा के, है ना, उसका क्या मतलब हुआ। देखो इस समतल दर्पण में आप लोग देख के सेल्फी भी तो ले लेते हो, फिर आप कहोगे कि साहब ये तो पर्दे पे मिल गया मेरे को, ऐसा क्या हुआ। वास्तविकता में विज्ञान ऐसे कहती है कि किसी भी प्रकार के दर्पण को यदि आपको पर्दे पर प्राप्त करना हो, यदि वो पर्दे पर नहीं मिल रहा है और आप चाह रहे हो कि मुझे पर्दे पर प्राप्त करना है उसको, तो सबसे पहले उसका जल प्रतिबिंब बनाना पड़ता है। समझ रहे हो ना, जो बाजीराव मस्तानी आपने देखी होगी मूवी, उसमें कुछ सीन याद करो, ऐसा ऐसा प्रतिबिंब बन रहा था, याद है ना। तो कहने का मतलब समतल दर्पण के रिगार्डिंग आप लोगों को ऐसे ध्यान में रखना है कि इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इन चीजों को आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट बता देता हूं आप लोगों को, क्या कि इस समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा, जैसे सपोज करो ये रहा, मैं कुछ इसके कैसेज बता रहा हूं, एक चीज फुलफिल होगी, दूसरा टाइप देखो इसका। जैसे सपोज करो ये कोई समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के आगे यहां से लेके इस दर्पण तक की जो डिस्टेंस है ना, दूरी है ना, वो सपोज करो 2 मीटर है और यहां पर कौन है, यहां पर आप बैठे हुए हो, ठीक है। तो इस समतल दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रकार के दर्पण में, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यदि दर्पण के सामने जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में अपने को उतनी ही पीछे की दूरी पर बनता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आज तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, देखो क्या, वो क्या है, 2 समतल दर्पण एक साथ रख दिए, 2 समतल दर्पण एक साथ रख दिए और दोनों किसी न किसी कोण पर रखे गए हैं। कोण का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो मेरे पास एक समतल दर्पण ये रहा, है ना, और दूसरा समतल दर्पण मेरे पास ये रहा, तो दोनों मिल गए और मिलते ही आपको पता है जब 2 आर्म 2 भुजाएं मिल जाती है ना, तब वो किसी न किसी प्रकार के कोण का निर्माण करती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या, कि जब 2 समतल दर्पण एक साथ मिलते हैं
तो अब देखो यहां पर सपोज करो कोई वस्तु है, यहां पर आप बैठे हुए हो, तो अब इस दर्पण में भी आपको आपकी इमेज दिखेगी और इस वाले दर्पण में भी इमेज दिखेगी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यार ऐसे कितनी इमेजें दिखेगी मेरे को। तो जब दो समतल दर्पण एक साथ किसी एक ही तल पर एक दूसरे से किसी कोण पर लगे हुए हैं, मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आप लोगों को हमेशा कैसे पता करनी है। जैसे सपोज करो संख्या को मैं n नाम दे रहा हूं, n बोल रहा हूं, तो वो n बराबर होगा आप लोगों का हर बार प्रत्येक बार 360 बटे इन दोनों समतल दर्पणों के बीच बनने वाला कोण, जो भी कोण होगा ना उसका भाग लगाना है। अब देखो यदि ऐसा करने के बाद आपके पास में क्या होता है, देखो क्या इसका आंसर यदि आपके पास में सम संख्या आती है तब प्रत्येक बार आपको -1 करके उसका जवाब देना है, वो आपका राइट आंसर माना जाएगा। और यदि इसका आंसर डायरेक्टली आप लोगों के पास में विषम संख्या आती है ना, तब वो आंसर आपका सही है, करेक्ट माना जाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ, देखो क्या कि जब जब आप लोगों को ऐसे पूछा जाए क्या कि जैसे सपोज करो एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं आप लोगों को क्या कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर है, तो बताओ उन समतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अब की बार कोण का मान कितना लेंगे अपन, 360 में किसका भाग लगा दूं, दो समतल दर्पणों के बीच बनने वाला कोण 60 का भाग लगाऊंगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसका भाग कितनी बार जाएगा 6। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों का जवाब प्रत्येक बार विषम आना चाहिए, तभी राइट माना जाएगा आप लोगों का। समझ रहे हो ना बात को। यहां पर कौन सी संख्या आ रही है, सम संख्या, यदि सम आ रहा है तो -1 कर दो, वो आपका सही आंसर है 5। तो ध्यान रखना प्रत्येक बार ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो जवाब है ना, वो प्रत्येक बार आप लोगों की क्या आने चाहिए, विषम आने चाहिए। ऐसा ऐसा आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। ध्यान में रख लोगे ना, मेरे साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहना आप लोग। अब देखो नेक्स्ट बताता हूं, इसी से रिलेटेड इसकी कोई नेक्स्ट घटना के बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। इसको ध्यान में रखना, कोण वाला कंसेप्ट मोस्टली पूछा जाता है। ये वास्तव में देखो होता क्या है, बनते तो वास्तव में उतने ही प्रतिबिंब है जितना आप 360 में भाग लगाते हो उस कोण का, लेकिन भौतिक विज्ञान के कैलिडोस्कोपिक नामक प्रभाव के कारण एक इमेज ऐसी बनती है जो दूसरी को ओवरलैप कर लेती है, इसलिए हमेशा -1 करा जाता है। और इसका आंसर क्या आता है, प्रत्येक बार हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होती है। ऐसा ऐसा आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अब देखो क्या मैंने अभी अभी बताया था क्या कि किसी भी कोण का मान निकालने के लिए 360 में किसी भी प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए 360 में उस कोण का भाग लगा दो। अब देखो होगा क्या, यदि दो समतल दर्पण, ऐसा भी केस आ जाता है, एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। समांतर का क्या मतलब हुआ, एक समतल दर्पण ये रहा है ना, और दूसरा समतल दर्पण ये रहा। पैरेलल मतलब वो कभी जिंदगी में मिले ही नहीं। यदि अपन ऐसी कोई रेखा खींचे कि जिंदगी में वो कभी मिले ही नहीं, तो इन दोनों समतल दर्पणों के बीच में यहां पर यदि आपने किसी वस्तु को रख दिया तो अब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, जब तक ये दोनों आपस में टच नहीं करेंगे ना एक दूसरे को, तब तक कोई कोण भी नहीं बनेगा। तो कोण का मान क्या हो गया यहाँ पर 0। अब देखो 360 में यदि आप 0 का भाग लगाओगे तब क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत। तो कहने का मतलब यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं और उनके बीच में यदि किसी वस्तु को रखा जाए तो ऐसे केसेज में उन समतल दर्पणों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या प्राप्त होती है, अनंत प्राप्त होती है। देखो समतल दर्पण की रिगार्डिंग आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है। मैंने बताया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। या आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है क्या कि जो समतल दर्पण होता है ना, उस समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। और इसकी समता हमेशा 0 मानी जाती है, 0 मानी जाती है। और इस समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। ये चीज आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। इस समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि अक्सर आप लोगों को उल्टे दिख सकते हैं। उल्टे का मतलब राइट लेफ्ट हो सकता है, दायां बायां हो सकता है। समझ रहे हो ना। ऐसा ऐसा हमेशा हमेशा के लिए आप लोग समतल दर्पण की रिगार्डिंग ध्यान में रखोगे। देखो एक कंसेप्ट ऐसा लिया जाता है इसमें, देखो क्या कि जैसे सपोज करो ये कोई समतल दर्पण है,
और इस समतल दर्पण में आप यहां पर हो और आप या इधर से इस दर्पण की ओर आ रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आप जिस स्पीड से आते हो ना, सपोज करो आप v चाल से v वेग से आ रहे हो, तो आप लोगों का जो प्रतिबिंब होगा ना इधर से, वो आपसे दोगुनी रफ्तार से 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा ऐसा आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट पूछा जाता है क्या, कि किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु है, सपोज करो आप खड़े हो और आप चाह रहे हो, यहां पर आप खड़े हो, आप चाह रहे हो कि मुझे मेरा पूरा प्रतिबिंब दिखे इस समतल दर्पण में। तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए इस समतल दर्पण की जो हाइट है ना, ऊंचाई, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, इस समतल दर्पण की ऊंचाई, सपोज करो आप 6 फीट के हो ना, तो आप लोगों को घर में वो समतल दर्पण लगाना पड़ेगा 3 फीट का, तब आप लोगों की पूरी इमेज दिख पाएगी एडी से चोटी तक की। समझ रहे हो ना बात को। एक कंसेप्ट ऐसे पूछा जाता है, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। ये मेरे पास कोई बंद कमरा है, ठीक है ना, और इस कमरे के एकदम बीचों बीच में यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है, और इस दीवार पे यहां पर कोई समतल दर्पण लगा हुआ है। बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। आप चाह रहे हो, इधर समतल दर्पण में देख रहे हो आप, है ना, इस समतल दर्पण में देख रहे हो, आप चाह रहे हो मुझे ये जो दीवार है ना पीछे की, ये पूरी दीवार दिखे। तो दिखने का जो कंसेप्ट है वो अपने को क्या कहता है, ये समतल दर्पण की जो ऊंचाई है ना, ये आपकी जितनी दीवार है, सपोज करो दीवार है आप लोगों की 15 फीट की, तो ये समतल दर्पण इस ऊंचाई का 1/3 होना चाहिए। कहने का मतलब कितने फीट का होना चाहिए, ये समतल दर्पण आप लोगों के पास में 5 फीट का होना चाहिए। तब आप यदि बीच में खड़े हो तो पीछे की दीवार का आप लोगों को सारा दृश्य दिख जाएगा। ऐसा ऐसा हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। देखो समतल दर्पण से रिलेटेड मैंने बहुत प्रकार की चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करी है, ऐसा हमेशा हमेशा के लिए आप लोग ध्यान में रखना। इस समतल दर्पण को अपन ने पढ़ा, तो इस दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ पर होंगे, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है। देखो तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, यदि अपन उपयोग की बात करें, यूजेज की बात करें, तो एक तो आता है कैलेडोस्कोप, नाम सुना हुआ है ना सभी का, कैलेडोस्कोप नाम सुना होगा। इसको कहा जाता है शुद्ध मातृभाषा में बहुरूपदर्शी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे रूप परिवर्तन देखने हो, अपने को बहुत सारे रूप देखने हो, तो ऐसे केसेज में इस कैलेडोस्कोप का प्रयोग करा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें क्या होता है, 3 आयताकार शेप में समतल दर्पण लगे हुए रहते हैं और एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर होते हैं तीनों। समझ रहे हो ना बात को। दूसरा जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो करा जाता है परिदर्शी के रूप में। परिदर्शी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप लोग पेरिस्कोप बोलते हो। क्या बोलते हो, पेरिस्कोप। इसके रूप में भी क्या करा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस परिदर्शी के रूप में है ना, आप लोगों को ऐसे ध्यान में रखना है कि इसमें केवल 2 ही समतल दर्पण होते हैं, और वो दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से 2 समतल दर्पण और दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। कितने कोण पर होते हैं, 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। इसका उपयोग ज्यादातर क्या युद्ध के समय जो बंकर में छिपे हुए जो सैनिक होते हैं ना, तो सामने से कोई भी दुश्मन चल रहा है तो उसकी एक्टिविटी को, उसकी गतिविधि को देखने के लिए इस प्रकार के पेरिस्कोप का उपयोग करता है, वो परिदर्शी का उपयोग करता है। या जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी के जहाज में भी इसका उपयोग करा जाता है, बहुत बहुत दूर तक देखने के लिए, दुश्मनों की गतिविधियों को देखने के लिए इसका उपयोग करा जाता है। तीसरा इसका उपयोग जो मैं बहुत बार बता चुका आप लोगों को, चेहरा देखने वाले दर्पण के रूप में। किस रूप में, चेहरा देखने वाले दर्पण के रूप में। डेली लाइफ में आप इसी में बंटन के आते हो, समझ रहे हो ना बात को। ये आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए कहानी ध्यान में रखनी है समतल दर्पण के रिगार्डिंग इतनी। अब देखो अपना जो दूसरा पार्ट था वो आ रहा था गोलीय दर्पण का, और इन गोलीय दर्पणों को अपन ने क्या करा था, 2 भागों में बांटा था। तो उन दोनों भागों की चर्चाएं कर लेते हैं। देखो गोलीय दर्पण भी क्या होते हैं, ऐसे दर्पण जो क्या, ये नाम में ही आ रहा है कि स्पेरिकल कुछ ना कुछ का, इसका मतलब क्या होंगे कि इनका पृष्ठ कहीं ना कहीं क्या होता है, गोल होता होगा। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो या तो अंदर की तरफ हो सकता है या बाहर की तरफ वक्रित होता है, मतलब कुछ ऐसे शेप में कटा हुआ रहता है। तो इस चीज का आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। जैसे सपोज करो क्या, अवतल की यदि अपन बात करें, तो मैंने बोला था ना आप लोगों को, जिस टाइम ढांचा बनाया था उस टाइम मैंने शेप बताया होगा, ऐसा शेप में, है ना। और यदि उत्तल
की बात करें तब आप लोगों की जो शेप आएगी वो ऐसी आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, जो अपने खाना खाने की जो स्पून होती है ना, चम्मच, उस चम्मच का अंदरूनी भाग, आंतरिक भाग है ना, अंदर जो दसा हुआ भाग होता है, और ये जो अपनी चम्मच होती है इसका ये ऊपर उठा हुआ भाग होता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, उत्तल दर्पण बोल सकते हैं। ऐसा ऐसा मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। अब देखो जो जिधर मैंने ये लाइनें खींची है, इधर तो इनकी क्या पॉलिश रहती है, और इधर वाला जो पार्ट है ना, इधर का जो पार्ट, ये वाला पार्ट जो खाली पड़ा है ऐसे, इससे क्या, इससे परावर्तन होता है, इससे आपको किसी प्रकार की वस्तु ये दिखाई देती है। ऐसा ऐसा आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। ये जो बहुत प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, इन गोलीय दर्पणों का डेली लाइफ में बहुत जगह इस्तेमाल करा जाता है, बहुत जगह यूज करा जाता है। देखो वास्तव में इनका नामकरण कैसे होता है, जैसे सपोज करो कोई सूर्य से आने वाला प्रकाश की कोई भी किरण है, तो ये वाले क्या करते हैं, अवतल दर्पण हो, यदि अवतल दर्पण होगा तो उन सारी की सारी को क्या कर लेगा, एक बिंदु पर क्या कर लेगा, सेंटर्ड कर लेगा, एक बिंदु के रूप में उसको क्या कर लेगा, अभिकेंद्रित कर लेगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, अभिसारी नाम भी बताया होगा मैंने, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, अभिसारी। जबकि ये उत्तल दर्पण क्या करता है, सूर्य से आने वाले संपूर्ण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु के रूप में एकत्रित नहीं करके क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, चारों ओर क्या कर देता है, उसको फैला देता है, अपसारित कर देता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, अपसारित दर्पण कहा जाता है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इन दर्पणों के रिगार्डिंग आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। दो प्रकार के दर्पणों की मैंने कहानी बताई है। अब देखो इन दोनों प्रकार के दर्पणों का इस्तेमाल डेली लाइफ में कहाँ और कैसे करा जाता है, तो इन दर्पणों के रिगार्डिंग आप लोगों को जो चीज पूछेगा ना, वो मैं बता देता हूं। अभी क्या एक रिलेशन आएगा, डायरेक्टली बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए मैं बता देता हूं आप लोगों को। ऐसा ऐसा देखो, ये क्या है, तो देखो जो फोकस दूरी होती है ना, किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसको मैंने एफ से डिनोटेट करा, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको मैंने आर से डिनोटेट करा। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, यहां से मैं कह सकता हूं क्या है, किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ध्यान में रख लोगे ना आप लोग। या फिर ऐसे बोल सकता हूं क्या कि फोकस दूरी और इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसको मैंने एफ इक्वल टू आर बाई टू करा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, एफ क्या है, एफ फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, और आर क्या है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है इसको, रेडियस कहा जाता है, इसलिए इसको आर से डिनोटेट कराया अपन ने। ऐसा ऐसा आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। देखो ये सब करने के बाद में गोलीय दर्पणों के केस में आप अपना क्या आता है, दर्पण का एक सूत्र आता है, दर्पण सूत्र। उस दर्पण सूत्र को डायरेक्टली आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र का फॉर्मूला है, कौन सा दर्पण सूत्र है। तो मेरे कहने से डायरेक्टली ध्यान में रखना, ऐसे 1/v + 1/u = 1/f। ये क्या कर दिया मैंने। अब देखो भैया बड़ी ध्यानपूर्वक तरीके से देखो, मैं हर एक चीज को यहाँ पर बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनना शांतिपूर्ण तरीके से। कैसे, ये जो v है ना, ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। काई की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। और ये जो u है उस दर्पण से वस्तु की दूरी है। और ये क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो तीन प्रकार की चीजों में आप लोगों को रिलेशन पता चल गया है ना। ये रिलेशन पूछा जाता है मोस्टली इससे रिलेटेड। यदि आप लोगों को कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तब आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। ऐसा ऐसा यदि पूछे तब डायरेक्टली आप लोग जवाब दे देना। अब देखो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इस दर्पण सूत्र के अलावा एक आप लोगों को पूछा जाता है मैग्निफिकेशन, जिसको कहा जाता है आवर्धन। क्या कहा जाता है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। ये देखो ये आवर्धन क्या होता है, इस आवर्धन को समझने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखो मैग्निफिकेशन, आवर्धन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन कैसे कहेंगे। देखो अपन आवर्धन, ये कहीं ना कहीं दो चीजों का कुछ ना कुछ अनुपात होता है आवर्धन। उस अनुपात को आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है। आवर्धन से रिलेटेड देखो दो प्रकार की, सपोज करो ऐसे लिख दिया मैंने क्या कि किसी भी प्रकार के कोई प्रतिबिंब बना होगा तो उस प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। ये m वर्ड आया तो m से डिनोटेट कर देता हूं आवर्धन को। तो एक तो मैंने ऐसे लिख दिया प्रतिबिंब की ऊंचाई,
और एक मैंने लिख दिया क्या, वस्तु की ऊंचाई। इन दो चीजों का जो अनुपात है ना, इन दोनों चीजों के अनुपात को हमेशा आवर्धन कहा जाता है, मैग्निफिकेशन। अब देखो क्या कि कोई भी वस्तु है उसकी ऊंचाई को यदि मैं h मान रहा हूं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश मान रहा हूं, तो ये रेखीय आवर्धन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया m = h डैश अपॉन h। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले को दूसरी भाषा में यदि मैं लिखना चाहूं तो ये देखो क्या हो जाएगा, वस्तु और प्रतिबिंब के केस में, प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी के केस में यदि मैं इसको मेंशन करना चाहूं तब ये क्या हो जाएगा, v/u, है ना, -v/u। ऐसा आप लोग हमेशा के लिए ध्यान में रखोगे यदि पूछ ले तो। अब मेरे कहने से मैं कुछ वास्तविकताएं बता रहा हूँ इनकी, वो आप लोग ध्यान में रखना। क्या देखो होता क्या है इस वाले केस में, हमेशा किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु है ना, उस वस्तु की ऊंचाई हमेशा नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, धनात्मक ली जाती है। क्यों, क्योंकि वस्तु है ना मुख्य अक्ष के कुछ ना कुछ ऊपर ही तो रखी जाती है। वस्तु मुख्य अक्ष के क्या रहेगी, कुछ ना कुछ ऊपर रखेंगे अपन। या फिर आप लोग ऐसे ध्यान में रखना, जितने प्रकार के आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनके लिए वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव, और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ये जो वस्तु की ऊंचाई है इसकी कहानी बता रहा हूं मैं। आभासी प्रतिबिंबों के लिए तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव, और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए किसी भी प्रकार की वस्तु की ऊंचाई हमेशा नेगेटिव ली जाती है। ये जो कंसेप्ट है ये डायरेक्टली आप लोग हमेशा के लिए ध्यान में रखोगे। अब देखो दो प्रकार के दर्पणों के बारे में आपने स्टडी करी, दोनों प्रकार के दर्पणों के मैं डेली लाइफ में बेसिक्स में यूजेज बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे अवतल दर्पण की, उपयोग कहाँ पर है, कहाँ पर काम में लिया जाता है। तो देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ अपने नोट्सों में डायरेक्टली आप लोग मेंशन कर लेना। देखो ऐसा कहाँ पॉसिबल हो पाता है, ऐसे क्या होता है, अपनी जो गाड़ी होती है ना, है ना, उसके आगे की जो हेडलाइट होती है वो इसी शेप में होती है क्या, कुछ कि टॉर्च मान लो, कोई भी किसान टॉर्च वगैरह, या टॉर्च मान लो, या सर्च लाइट मान लो, ये जो सारी चीजें होती है वो कहीं ना कहीं इसी शेप में होती होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अवतल दर्पणों का उपयोग ज्यादातर टॉर्च में, सर्च लाइट में, और जो आगे के जो बल्ब होते हैं, हेडलाइट होती है गाड़ियों की, उनके उस रूप में करा जाता है। या फिर जैसे सपोज करो और कहाँ इस्तेमाल करेगा आपने, कभी यदि आँख कान नाक यदि आपके कुछ प्रॉब्लम हुई हो, आप आँख कान नाक के डॉक्टर के पास में गए हो, तो वो क्या कर देता है, वो कुछ उसका बड़ा प्रतिबिंब देखता है कि कहाँ पर इसके प्रॉब्लम है। तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी भी चीज का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होगा। और बड़ा एक अपने को दूसरे केस में भी इस्तेमाल करा जाता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। अब आप सोचोगे क्या कि विज्ञान ऐसे कहती है क्या, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करो। भैया हम तो जिसमें चेहरा देखते हैं ना समतल दर्पण में, उसी में देख के दाढ़ी भी बना लेते हैं साहब। तो ऐसा क्या होता होगा, देखो ये ऐसा अवतल दर्पण काफ़ी महंगा आता होगा। और ये जो आप जिस सिटीज़ से आप बिलोंग करते हो, जिस बड़े शहर से आप बिलोंग करते हो, उस शहर में अच्छे बार्बर या सैलून की शॉप होती होगी, जो आप एक बार शेविंग करवाने गए और आपसे 2,500-3 हज़ार रुपये ले लिए। ऐसा होता होगा आपके साथ में, है ना। तो ऐसी जगह पे कभी फंसना नहीं है, आप 40-50 रुपए वाली दाढ़ी के चक्कर में कहीं 2-2.5 हज़ार रुपये दे आओ, तो ऐसा ध्यान में रखना। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो सौर चूल्हे होते हैं, सोलर सिस्टम वाले, उनके केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। दूसरे प्रकार का जो दर्पण है ना अपना, वो है उत्तल दर्पण। इस उत्तल उभरा हुआ हो जिसका तल, इस उत्तल दर्पण का ज़्यादातर उपयोग देखो, ये गाड़ी है, सपोज करो आपकी कोई ये कार है, इस कार में आप बैठे हुए हो, आप गाड़ी चला रहे हो, तो साइड में यहाँ पर पीछे का दृश्य देखने के लिए एक साइड मिरर होता है ना, साइड ग्लास होता है ना पीछे का दृश्य देखने के लिए। उस साइड ग्लास के रूप में हमेशा इसी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोस्टली पूछा भी जाता है ना, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण ध्यान में रखना, जिसको दर्पण के केस में अपन अपसारी बोलेंगे, है ना, और लेंस के केस में उत्तल वाले को अपन अभिसारी बोलेंगे। ऐसा क्यों हो पाता होगा, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। ये दर्पण क्या करते हैं, मतलब कि साइड में लगे हुए रहते हैं, गाड़ियों के साइड में लगे हुए रहते हैं, और ड्राइवर अपने पीछे से आने वाली चीज़ों को आसानी से देख पाता है, जिससे वो क्या सुरक्षित रूप से वाहन भी चला सके, और यदि जिसको नीडेबल है उसको साइड भी दे सके, है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप लोग ध्यान में रखना कि पीछे के दृश्य के लिए हमेशा किसका उपयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। ये था आप लोगों के दर्पणों से रिलेटेड पार्ट। अब आगे अपन चर्चाएं करेंगे कुछ लेंस की।
किसकी करेंगे, लेंस की चर्चाएं करेंगे। तो मैंने लेंस बता दिया था आप लोगों को, है ना, क्या कि ये लेंस जो होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी माध्यम होते हैं, और प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित होते हैं, ये अपवर्तन नामक घटना पर आधारित होते हैं। तो लेंस आप लोग मेरे साथ साथ टाइटल डालोगे, जल्दी से मेंशन करेंगे लेंस को भी। देखिए लेंस की कहानी क्या कहती है अपने को। इसमें क्या होता है, हमेशा किसी भी प्रकार का कोई भी लेंस होगा ना, वो लेंस से दो पृष्ठों से घिरा हुआ रहेगा, और वो दोनों पृष्ठ गोलीय होने चाहिए आप लोगों के, या हो सकता है एक समतल हो और दूसरा गोलीय हो, ऐसी विशेषता होती है लेंस की, ध्यान में रख लोगे ना। अब इस लेंस को मैं क्या कर देता हूं, क्लासिफाई कर देता हूं इस लेंस का भी। देखो इस लेंस में समतल वाला सिस्टम नहीं होता, तो क्या होगा, इस लेंस का क्लासिफिकेशन कर देता हूं मैं। देखो क्या, एक तो अपने पास में है क्या, उत्तल, और एक का अपने पास में क्या, अवतल, है ना। शेप बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है आप लोगों को, उत्तल और अवतल की। इसको क्या कहेंगे अपन, अभिसारी, और इसको क्या कहेंगे अपन, अपसारी। नाम चेंज हो गया, देखो दर्पण से नाम अलग हो गया, चेंज हो गया। कहने का मतलब क्या, उत्तल वाले केस को आप लोगों को क्या बताना है कि लेंस दो प्रकार के, उत्तल और अवतल, है ना, ऐसा ऐसा ध्यान में रखना। अब देखो क्या, मैं आप लोगों की बेसिक जानकारी के लिए बता देता हूं, क्या मैं एक सिंपल सी शेप बना देता हूं यहीं पे, ताकि अपन आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये लो मैंने बना दी ऐसी शेप, है ना, और इसका जो पोर्शन होता है ना कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा। ये सिंपल सोबर शेप ध्यान में रखना, ज़्यादा आप लोगों को भटकना नहीं है, ऐसा ऐसा। तो कहने का मतलब ये वाला किनारों पर से तो पतला हो गया और बीच में से मोटा हो गया, ऐसा ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। और ये क्या होता है, ये बीच में से क्या होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, दोनों में बेसिक सा ऐसे ऐसे डिफरेंस आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। यदि कोई पूछ ले तो उसको बता देना कि कैसे कैसे डिफरेंस होता है। देखो कन्वेक्स कनकेव जो आप लोगों को पता है वो नाम आप लोग ध्यान में रखना, कन्वेक्स, और इसको कहा जाता है कॉनकेव, ऐसा ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। ऐसे बोला जाता है इनको, अंग्रेजी माध्यम वाले जो भाई बहन है वो ध्यान में रखना अच्छे से। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग, और इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस, ऐसा ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। अब देखो लेंसों की रिगार्डिंग अपन आगे की कहानी जैसे कवर करने वाले हैं, आगे की कहानी को कैसे कवर करेंगे। देखो बहुत प्रकार के, दो प्रकार के लेंसों के बारे में चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले मैं यदि उत्तल लेंस की बात करूं तो इतनी देर जो मैंने आप लोगों को बताया है उसी चीज़ों को समराइज कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्या कि किसी लेंस में बाहर की ओर उसके दो गोले पृष्ठ हो सकते हैं उभरे हुए, समझ रहे हो ना, उभरे हुए दो ऐसे बाहर की ओर दो गोले पृष्ठ हो सकते हैं, और दो गोले पृष्ठों को मिलाकर ही कोई ना कोई लेंस बनाया जाता है, या तो दो गोले पृष्ठ या फिर एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ को मिलाकर आप लोग बना सकते हो, है ना। ऐसी व्यवस्था को आप लोग क्या कहोगे, लेंस कहोगे। ये किनारों पर से पतला होता है, जबकि बीच में क्या होता है, बीच में से ही क्या होता है, मोटा होता है, ऐसा ऐसा आप लोग ध्यान में रखना। अवतल की कहानी इससे क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट उल्टा होती है। आगे के कार्यक्रम को इसमें भी देखो, जैसा अपन ने करा था दर्पण और लेंस में जो करा था सिस्टम, वो इसमें भी अपन करेंगे। अब दर्पण में जो करा था सिस्टम वो इसमें भी अपन 1 बाय 1 प्रोसेस से करेंगे। क्या करने वाले हैं, देखो क्या करने वाले हैं उसका ध्यान में रखना। इन लेंसों की कुछ टाइप पढ़ने के बाद में, जैसे उसमें कुछ अपन ने न्यूमेरिकल सा पार्ट करा था, वैसे इस जैसे दर्पण का सूत्र हुआ था ना, वैसे इसमें भी लेंस का भी कुछ ना कुछ सूत्र होता है। लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र अपने को क्या बताता है, देखो क्या करा था आप लोगों ने दर्पण सूत्र में, ऐसे करा था 1/v + 1/u = 1/f, ऐसा करा था ना, ऐसा ही तो करा था। अब की बार यहाँ पे प्लस नहीं करके क्या करना है, आप लोगों को माइनस करना है। ऐसा ऐसा आप लोग लेंस का सूत्र हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। और यदि बात इनके आवर्धन की आए ना, आवर्धन मैग्निफिकेशन की, तब आवर्धन दोनों का सेम वही, क्या कैसे बताया था, मैग्निफिकेशन आवर्धन को m से डिनोटेट करेंगे, और ये m क्या हो रहा था, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और दूसरा क्या हो रहा था आप लोगों का, उस वस्तु की या बिंब की ऊंचाई। ये दो चीजों का अनुपात ले रहे थे ना आप लोग। तो देखो m = क्या होगा, यदि इसको मैं h मानूं नीचे वाले को, तो ये क्या हो जाएगी h', और उसमें यदि अपन
वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के हिसाब से यदि इनको लेना चाहिए तो वहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ पर माइनस नहीं लेना है। आप लोगों को इतना सा ध्यान में रखना है। ये दो प्रकार के सूत्रों के बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसके रिगार्डिंग पूछी जाती है लेंस के रिगार्डिंग, वो क्या, यहाँ से क्वेश्चन आता है मोस्टली, देखो लेंस की क्षमता है ना, पावर ऑफ लेंस है ना। और इस लेंस की क्षमता मैंने ऐसे कहा पावर ऑफ लेंस, तो इसको डिनोटेड कैसे करेंगे, पी से करेंगे। इसका डायरेक्टली बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए मैं आप लोगों को एक रिलेशन बता देता हूँ, P = 1/f। P का मतलब पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, और F होता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ऐसा ऐसा आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखोगे। अब देखो क्या, इस लेंस की क्षमता का जो SI मापन है ना, वो इसमें करा जाता है। किसमें, डायोप्टर में। किसमें करोगे, डायोप्टर में। और इस डायोप्टर को कैसे डिनोटेट करा जाता है, D से डिनोटेट करा जाता है। तो क्या हो गया, हम कह सकते हैं क्या कि ऐसा ऐसा अपन मान सकते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की फोकस क्षमता है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितना होगी, 1 मीटर होगी, यदि अपन SI पद्धति के अनुसार इसको फॉलो करना चाहे तो, है ना। हमेशा ध्यान रखना, जो उत्तल लेंस होता है ना, इस उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक ली जाती है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव, ऋणात्मक ली जाती है। ऐसा ऐसा आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखोगे। यदि मैं आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चन पुटअप करूँ, जैसे सपोज करो क्या कि यदि सपोज करो कोई लेंस है और उस लेंस की क्षमता कितनी है, इतनी है, आपको दे दी। यदि कोई लेंस है और उस लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है, तो बताओ किस प्रकार का लेंस है तथा उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऐसा ऐसा आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना। तो देखो प्लस लगा हुआ है तो आप कॉमन सेंस की बात है, क्या बताओगे, डायरेक्ट पॉजिटिव लगा हुआ है तो कौन सा लेंस बताओगे, उत्तल लेंस बता दोगे ना। और यदि आप लोगों को ऐसे 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 पूछेगा कि एक तो किस प्रकार का लेंस है, दूसरा पूछेगा उसकी क्षमता कितनी है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, तो फोकस दूरी का बताने के लिए आप लोग क्या करोगे, आपको पावर का मान दे दिया कितना, 2 = 1/f, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब ये क्या हो जाएगा, f × 2 = 1, है ना। तो f = क्या हो जाएगा, 1 में 2 का भाग लगाओगे तब 0.5 मीटर, इतनी। ऐसे ऐसे निकाल लोगे ना, बहुत इजी, ऐसा सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। अब देखो इसको कैसे हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को तैयार रखना है। देखो इतनी इतनी चीजें मेरे कहने से आप लोग ध्यान में रखना, लेंस के रिगार्डिंग ये वाली चीजें पूछ ली जाती है, तब आप लोगों को कैसे कैसे बताना है। लेंस पढ़ने के बाद में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि अपन ने क्यों पढ़ा इतने प्रकार के लेंस, ये कहाँ काम आएगी। कुछ पार्ट में इधर से रब कर देता हूँ। देखो तो लेंसों की डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज होते हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ काम में आएंगे। तो देखो पहला लेंस का सबसे अच्छा जो इस्तेमाल होता है, अच्छे जो यूज होता है, वो होता है विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों के निवारण में। जितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं ना, चर्चाएं करेंगे उनकी भी अपन नेक्स्ट क्लास में। दृष्टि दोषों के निवारण में लेंसों का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखो दृष्टि दोष के निवारण में भी कैसे करेंगे। देखो यदि आप लोगों के दूरदृष्टि दोष है, कौन सा है, दूरदृष्टि दोष है, तब आप लोगों के लेंस लगेगा उत्तल। और यदि आप लोगों की निकट दृष्टि दोष है, तब आप लोगों के जो लेंस लगेगा वो कौन सा लगेगा, अवतल। ध्यान रखना, हमेशा हमेशा के लिए पूछ लिया जाता है कि कौन से लेंस का उपयोग करोगे। दूसरा, इन लेंसों का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। किस में इस्तेमाल करोगे आप, सरल सूक्ष्मदर्शी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखा करो, हर प्रकार की चीज़ें पढ़ने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल डेली लाइफ में कहाँ होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी कर सकते हो आप लोग, सरल के अलावा दूसरे प्रकार की सूक्ष्मदर्शी है जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है सारे के सारे प्रकार के जो जो यूजेज है। दूरबीन में भी कर सकते हो, दूरदर्शक में भी कर सकते हो आप लोग, है ना। मैग्नीफाइंग की जैसे, मैग्नीफाइंग ग्लास की जैसे दूरबीन, या दूर तक देखने के लिए दूरदर्शक के रूप में, इतनी इतनी जगह पर इन लेंसों का क्या करा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है। ये चीज़ आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। तो लेंसों के बहुत प्रकार के उपयोग के बारे में अपन ने बातें करी। अब देखो अपने को करना क्या है, कुछ सिंपल सा बेसिक सा आइडिया है। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो मैं कुछ टाइम के लिए बोलूँगा। ये जो लेंस होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के द्रव्यों में, विभिन्न प्रकार के द्रव में जो व्यवहार होता है ना इन लेंस का, वो
ध्यान में रखना है आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए। देखो 3 प्रकार से व्यवहार कर सकता है। या तो देखो पहला क्या होगा, यदि लेंस को एक ऐसे द्रव में अपन डाले, ऐसे द्रव में डाले मतलब ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से क्या हो, कम हो, जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम हो, तो उस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और उसकी जो नेचर रहेगा ना, उस नेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आप अपने नोट्सों में मेंशन कर लेना। यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम हो, तो उसकी क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिन दोनों का अपवर्तनांक लेंस का और द्रव का अपवर्तनांक क्या हो, समान हो, तो ऐसे लेंस की फोकस दूरी जो होती है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को, है ना। और कहने का मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि उस लेंस ने अपनी क्षमता खो दी। अब समझ रहे हो ना। तीसरे प्रकार का केस पूछेगा कि यदि अपन लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोए जो उससे अधिक अपवर्तनांक वाला द्रव हो, तो उस केस में क्या होगा, उस लेंस जो लेंस लिया है आप लोगों ने काम में, उसकी जो क्षमता है वो पहले की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान में रख लोगे ना। ऐसे ऐसे प्रकार के यूजेज लेंस में से रिलेटेड द्रव के साथ में कैसे व्यवहार करता है आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। ये था अपना दर्पण और लेंस से रिलेटेड बात। बड़ा आनंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ पाए होंगे अच्छे से। अच्छे भले नोट्स बना लेना, वीडियो को कंप्लीट देखा करो, पूरा देखा करो, अच्छे भले नोट्स बनाया करो। आगे की क्लासेज के लिए आप सभी लोग बढ़िया मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लगे रहो। थैंक यू वेरी मच।